Assalamu alaikum everyone. You are watching Pakistan stock market updates and I am here with Mr. Afroz Merchant. Assalamu alaikum sir. How are you? Thank you, Amish. Thank you. ओके सर सर आज जो है आपके साथ आपसे बहुत सारे मैं सवाल पूछूंगी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ. आर यू रेडी फॉर दिस? जी जी प्लीज प्लीज गो। ओके सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस वक्त मार्केट में बाइंग बनती है या न्यू इन्वेस्टर्स को अभी वेट करना चाहिए? जैसे कि अभी मार्केट में जो है वो बियरिश सिचुएशन है, तो जो भी न्यू इन्वेस्टर आता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको बाइंग करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इसमें मेरा क्विक रिस्पांस ये होगा कि मार्केट हमारी जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स जो होते हैं कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है और आपको 10 रुपया वो आपको कमा के दे रही है साल में, और वही चीज़ आज आपको 100 रुपये में मिल रही है और 20 रुपया कमा के दे रही है, तो मार्केट में इससे नीचे मार्केट तो कभी गई नहीं है. 75 साल की हिस्ट्री में 2 मरतबा इसके बराबर हमारी मार्केट गई है. लेकिन हैविंग सेड दैट कि ये जो पीरियड मई और जून का जो पीरियड है ये काफ़ी वॉलेटाइल है. इसमें बोलना बहुत मुश्किल है कि और फर्दर जा सकती है. शॉर्ट टर्म के लिए यस जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए तो इससे नीचे मार्केट कभी गई नहीं है. बिकॉज आईएमएफ की मीटिंग है 18 को दोहा कतर में. आईएमएफ वाले फंडिंग दे रहे नहीं दे रहे, बाकी सब ने आईएमएफ को बेंचमार्क बनाया है, इंक्लूडिंग आ मुस्लिम ब्रदर सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग क्या कहते हैं वो कि भाई चाइना से जो हमारी रिलेशनशिप है, यूएई, कतर, सब ने कहा है कि अगर आईएमएफ लोन देगा पाकिस्तान को तो हम लोन देंगे. बिकॉज आईएमएफ इतनी आसानी से लोन देता नहीं है, बड़ी शराइत होती है. तो हमें ये आईएमएफ की कंडीशन थी कि भाई पेट्रोल आप बढ़ाएं, हम पेट्रोल बढ़ा नहीं रहे. समहाउ वो दिस पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली पहला साल और आखिरी साल भी है, तो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आखिरी साल में कोई अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लेती है, तो जिसकी वजह से ये प्रेशर है. आई थिंक मिफ्ता इस्माइल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ जो मीटिंग होगी उसमें दे आर लुकिंग फॉर अदर वेज ऑफ हाउ टू कंटिन्यू दिस ह्यूज सब्सिडी. मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए कर नहीं पा रहे हैं कि भाई आप उसको मोटरसाइकिलिस्ट को दें, अब सारी गाड़ियों वालों को ना दें और किसी तरह. लेकिन डीजल फॉर एग्जांपल वो तो पब्लिक में यूज़ होता है, तो डीजल तो पेट्रोल से भी ज़्यादा बढ़ा है कि अगर पेट्रोल 250 रुपया पर लीटर होता है 50 रुपया, तो डीजल तो उनको 100 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, 250. तो विच इज़ परहैप्स डीजल को बढ़ाना तो इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेकिन जो गाड़ियों को और लैंड क्रूज़र को इतनी सस्ते पेट्रोल दे रहे हैं, उनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए कि अगर ऑयल आपका 200 रुपया हो जाता है तो मेरा ख्याल है कुछ वर्कआउट होगा, ग्रेजुअली फेज वो करेंगे, सब्सिडी को फेज आउट करेंगे, एकदम से शायद वो नहीं बढ़ाएंगे. तो मीटिंग के बाद हमें पता चलेगा. इसलिए हमारी फ्लूइड सिचुएशन है, 200 रुपये तक डॉलर जा रहा है, तो मार्केट में प्रेशर तो रहेगा. जून 10 को एक्सपेक्टेड है बजट, तो उस वक्त तक हमें प्रेशर रहेगा. अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ बजट. अगेन गवर्नमेंट चाहेगी पॉपुलर बजट दें, बट आईएमएफ के प्रेशर्स जो होंगे, तो ये ज़रा सा अनसर्टन पीरियड तो है. तो आप कहना आज ख़रीदना जो है वो मुनासिब है नहीं है. आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच. और लॉन्ग टर्म के लिए हम हमेशा कहते हैं कि ख़रीदें, ब्लू चिप्स ख़रीदें, कि अगर प्राइस कम से कम उसकी नीचे होती है तो आपको डिविडेंड और अर्निंग्स तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. बिकॉज 80% ऑफ द टॉप कंपनीज they are giving they have announced high earnings and higher dividends last year. तो ये तो बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स है जो लिस्टेड है, जो टॉप ब्लू चिप्स जो है. तो ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई रिस्क जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है. वैसे सर देखा जाए कि जब मार्केट में अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट बियरिश सिचुएशन है, मार्केट में मंदी है, तो ये आपको मंदी कैसी लग रही है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है या बस ये नॉर्मल है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ये सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा? नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग. देखें, असल जो कल्प्रिट है ना, ये जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ या बहुत ही हेविली डेटेड कंट्रीज़ लाइक, देखें जो बहुत ही आईसीयू में होता है जो कंट्री, वो ही आईएमएफ के पास जाता है. आईसीयू में अगर नहीं है तो कोई आईएमएफ के पास नहीं जाता है. तो हम तो इस वक्त आईसीयू में है. श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली रशियन वॉर यूक्रेन में, दुनिया में कहीं भी इंसान मरे, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मज़हब के हो, वो हमारे भाई है.
हमारा एक ह्यूमन रिलेशन है उनसे। तो ये दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि उसकी वजह से आज ऑयल जो $70 पे था $140 पे चला गया था, आज भी $110 पे है। 50% ज़्यादा हमें देना पड़ रहा है, और हमारे मुल्क जैसे ताकत नहीं है कि $110 तक हम ऑयल लें। श्रीलंका वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन टूरिज़म, हम उससे एक ही नॉच आगे है। वो जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उनको B- वो कैटेगराइज किया है, हम C- किया हुआ था, हम इस वक्त B- पे है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि ये रेटिंग एजेंसीज जब C में हमें करेंगे फिर हम स्टेप्स लें। आई थिंक गवर्नमेंट विल हैव टू, एंड आई एम श्योर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल himself being an economist, he has worked in IMF and he understands these things very well, but it has to be because coalition government है तो हर एक को उनको सुनना पड़ता है। आई होप सम कॉमन सेंस प्रिवेल्स, और ये ऑयल प्राइसेस हम इतना हम जितना इम्पोर्टेड आइटम को सस्ता रखेंगे उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। ना हम डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, ना हम ऑयल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, वैसे अगर देखा जाए कि ये जो मंदी है उसको आप 2008 के क्राइसिस या उससे पहले जो क्राइसिस हुए हैं वर्ल्ड में, तो उसके साथ आप कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं, 2008 की जो क्राइसिस थी वो तो मैं समझता हूँ शायद इससे ज़्यादा संगीन थी, बिकॉज पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट जो है वो इवन USA विच इज़ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ डे, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज क्लोज फॉर अ वीक। हमारी मार्केट तो 110 दिन के लिए अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई थी। उससे तो इतनी ख़राब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। या हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो फ्रीज हुए थे, विच वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन जो फ्रीज करना था, और इवन 110 दिन हमारी मार्केट को बंद करना, वो भी ना बंद होती है तो शायद वो हालात नहीं होते। तो उससे तो हम बेहतर है एज सुन एज ऑयल प्राइसेस स्टार्ट कमिंग डाउन। और देखें, रशिया की वॉर 24 फरवरी को शुरू हुई है और ये पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि भाई आप लोगों को जो है वॉर में आधी यूक्रेन नेशनल्स जो है वो तो दे हैव लेफ्ट यूक्रेन, और $500 बिलियन का तो इकोनॉमी को उनको नुकसान हो चुका है, सारे तबाह इतने हो गए। तो आई होप कि द इंटायर वर्ल्ड इज प्रेशराइजिंग, इवन पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ प्रेशराइजिंग करना चाहिए कि ये वॉर किसी तरह जल्द से जल्द ख़त्म हो। वैसे सर मेरा एक और क्वेश्चन है, ये पर्सनली मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि वॉर की सिचुएशन होती है, क्राइसिस होती है, या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, या इकोनॉमी की जो हमारा इकोनॉमी है कंट्री की, अगर किसी भी कंट्री की स्टेबल नहीं है, तो वैसे तो एक कंट्री में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, या आप किसी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करें, रियल इस्टेट में करें, ट्रेजरी बिल्स में करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे कि हो गए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है तो इन्वेस्टर्स को किस तरफ जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और वी आर इन दिस प्रोफेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकरेज हाउस इन पाकिस्तान। 65 ईयर्स होंगे हमें 24 अक्टूबर को दिस ईयर। हम हमेशा ये कहते हैं, 65 साल से हम कह रहे हैं कि आपका जो लिक्विड एसेट्स है, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है तो 5 लाख इनका फिक्स इनकम में होना चाहिए और 5 लाख इक्विटीज़ में होना चाहिए। वी ऑलवेज बिलीव इन प्रीचिंग व्हाट वी प्रैक्टिस, दिस इज़ व्हाट वी डू। कि अगर 1 करोड़ का आप हम लिक्विड एसेट्स है तो 50 लाख आप मनी मार्केट में रखें। मैं तो लास्ट ईयर भी हमारे क्लाइंट्स को मैं कहता था, जब इंटरेस्ट रेट 5.5% था, पॉलिसी रेट वॉज 7% और बैंक जो है 5.5% इंटरेस्ट दे रहे थे, उनको 150 बेसिस पॉइंट मिनिमम देना होता है। जब 5.5% बैंक्स दे रहे थे, उस वक्त भी मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 1 करोड़ का 50% आपका मनी मार्केट में होना चाहिए, फिक्स इनकम में होना चाहिए, ताकि आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़े, आपकी किचन को के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया है उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, आपको घर लेना है, वो एक आपका जो है। क्योंकि अगर आपने कोई स्टॉक्स में पूरे पैसे लगा दिए और वो आप और प्योरली सिर्फ कैपिटल ट्रेडिंग के लिए आप लगा रहे हैं
और वो प्राइस अगर आपको नहीं मिलती है, इट मीन्स जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लॉस में बेचेंगे। मनी मार्केट में लॉस में कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपका वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन से हमेशा कम इंटरेस्ट देता है। आज अप्रैल का इन्फ्लेशन 13.4% था, और अगर PIBs और वो सब देखें 3 ईयर PIBs 12%, तो वो कभी भी इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं दे सकता। इसीलिए 50% आपका इक्विटीज़ में होना चाहिए। कि कुछ कंपनीज़ है जो आज 7 साल पहले 28 रुपये में, आई डोंट वांट टू नेम दैट कंपनी, 28 रुपये में इशू हुआ था, आज वो आपको पिछले साल 16.5 रुपये डिविडेंड दिया, तो 50% आपको डिविडेंड मिल गई। तो बैंक्स कभी भी आपको 50% नहीं देगा। तो 50-50 होना चाहिए। ट्रेजरी बिल्स में 6 मंथ्स ट्रेजरी बिल्स 15% के करीब आ गए। PIB ठीक है 12 या 13% पे है। इसीलिए तो वो 12-13% पे इसीलिए है कि मनी मार्केट में बैंक्स वो भी ये समझ रही है दिस इज़ अ टेम्पररी क्राइसिस। जो आपने पहले सवाल किया था बहुत अच्छा, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म क्राइसिस। अदरवाइज PIB की रील्स भी 15% पे होती, जो इस वक्त 6 मंथ्स ट्रेजरी बिल्स या 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल्स, इट इज़ बिटवीन 14 to 15%। ओके सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये एक इन्वेस्टर का सवाल है आपसे कि जब भी US की या दुनिया की कोई स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे क्यों आता है हमेशा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ और आना भी नहीं चाहिए। दे आर सर्टेन कंपनीज, मैं तो कहता हूँ भाई अगर मार्केट हमारी 10,000 पॉइंट्स भी गिर जाए तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स और डिविडेंड्स तो नहीं गिरेंगे ना। इसलिए हम हमेशा कहते रहे स्मॉल इन्वेस्टर्स को तो ब्लू चिप्स में ही करना चाहिए। इनकी ताकत, रिस्क एपेटाइट होता नहीं है, और फिर जब वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ना पिछले 50 साल में कोई डिविडेंड दिया, ना आइंदा 50 साल में डिविडेंड देगा, और फिर जब हारते हैं तो अपने आप को ब्लेम नहीं करते, बाकी दूसरों लोगों को ब्लेम करते हैं। तो ये जो है वो टेम्पररी फिनोमिना है। मैं नहीं समझ, सॉरी आपने क्या सवाल क्या किया? सर मतलब कि दुनिया की मार्केट, हाँ, देखिए दुनिया की मार्केट, देखिए ये भी अज्ञात होना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत होता है। आई एम श्योर इस दफ़ा हमारा उसकी वजह से नहीं है कि आप जो सवाल करें, मैं समझ गया। डाउ जोन्स 36,000 से 32,000 पे आ गया, या NASDAQ 16,000 से 12,000 पे आ गया। 30% NASDAQ इज़ डाउन, 10-15% डाउ जोन्स इज़ डाउन। देखिए वो तो, देखिए वो एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। एज ए स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, और आपने भी आई एम श्योर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होगी वो फेयर प्राइस पे आएगी, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और एक चीज़ बहुत ज़्यादा हैवीली अंडर वैल्यूड होगी वो ऊपर आएगी, फेयर प्राइस पे आएगी, जिसको हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। USA की मार्केट तो आर्टिफिशियल हो गई थी। अगर हमारी मार्केट 5 की PE पे ट्रेड कर रही है और कोई मार्केट 40 की PE पे ट्रेड करे, तो इट्स एन आर्टिफिशियल मार्केट। तो वो आज नहीं तो कल नीचे आना ही था। अब वो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया 8.5%, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जैसा शुरू किया, अभी तो मैं कहता हूँ कहानी शुरू ही है कि उन्होंने कहा है कि भाई जेरेमी पावेल जो फेड के रिजर्व बैंक के चेयरमैन है, कि इन्फ्लेशन जब तक 2% पे नहीं आता 8.5% से, उस वक्त तक हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। अभी तो सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट भरा है और पहले 25 बेसिस पॉइंट भरा है। 0% इंटरेस्ट था, आज 75 बेसिस है, 0.5%। लेकिन उस वक्त तक ये बढ़ाएंगे जब तक इन्फ्लेशन 2.5% पे नहीं आता। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न उनकी मार्केट गिर रही है। तो उसका ताल्लुक हमारे से तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो ये गलत है कि वो मार्केट को हम देखते हैं USA की मार्केट, कोई हमारा एक्सपोजर भी नहीं है। इंडिया में फिर भी एक्सपोजर है। लॉट ऑफ US कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वी हार्डली हैव 3-4 कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जो KSE 100 में, जो अमेरिकन है। अमेरिकन तो हमारा एक्सपोजर है भी नहीं हमारे मुल्क में 9/11 के बाद पर्टिकुलरली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर, मतलब आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इन्वेस्टर्स और जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत होते रहेंगे। थैंक यू सर अफरोज़ मर्चेंट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।